हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंडियाल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर। सो दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे और एक और ऑसम ब्लॉसम सेशन लेंगे। और जो इंग्लिश एनटीए का पेपर 2 है, उसकी जो यूनिट नंबर 6 है, इंग्लिश इन इंडिया हिस्ट्री इवोल्यूशन एंड फ्यूचर, तो उसके तहत मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ और आज हम जो इवोल्यूशन है इंग्लिश लैंग्वेज की वो लेना शुरू करेंगे। ठीक है जी। सो जो इवोल्यूशन की मैं बात करूँ इंग्लिश लैंग्वेज की, इसमें दोस्तों बेसिकली हमने जो भी इवोल्यूशन रही है इंग्लिश भाषा की, यानी कि समय के साथ क्या क्या चेंजेस इसमें आए, बदलाव आए, क्या क्या इसमें एडिशंस हुई, क्या क्या निकल गया, कैसे कैसे इसने अपनी बोल सकते हैं ब्रांचेस फैला ली, वो सारा हम देखेंगे। इसमें बेसिकली हमने दो पर्सपेक्टिव से कवरेज करनी है दोस्तों। एक तो इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ मेजर की पॉइंट्स हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगी इस इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश के तहत। एंड नेक्स्ट, हाँ, बहुत सारे पर्सन्स और उनका योगदान, बहुत सारे एक्ट्स, कमीशंस हम लेंगे कि समय के साथ साथ कौन से एक्ट्स आए, कमीशंस आए, किसने इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर क्या कहा, कैसे कैसे इसने अपनी रूट्स फैलाई एंड ऑल। ठीक है। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अगेन बता रही हूँ, ये जो यूनिट नंबर 6 है जिसमें हमने हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड फ्यूचर लेना है, इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तो छोटा सा ही है और फ्यूचर भी छोटा सा है, पर ये जो इवोल्यूशन वाला पोर्शन है जिसमें हमने ये सारे की पॉइंट्स, पर्सन्स, एक्ट्स लेने हैं, ये काफ़ी डिटेल में है। बहुत सारे पर्सन्स हम लेंगे, लाइक राजा राम मोहन राय एंड ऑल, अंग्रेज भी लेंगे, मैकॉले एंड ऑल, बहुत सारे एक्ट्स हम लेंगे, कमीशंस लेंगे, अप टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तक, 2020 तक। ठीक है। तो आइए फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का ऑसम ब्लॉसम सेशन लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अभी के लेक्चर में जो की पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी। की पॉइंट्स में रैंडमली हम कुछ टर्म्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ पर्सन्स का योगदान लेंगे। सो दोस्तों, की पॉइंट में सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ वो क्या है। सबसे पहले मैं आपके बारे में शेयर करना चाहती हूँ मैकॉले के बारे में। ठीक है। मैकॉले को दोस्तों पहला श्रेय जाता था मैकॉले को। उन्होंने भारत में जो इंग्लिश एजुकेशन लाई है वो इन्होंने लाई है। ठीक है। आपने मैकॉले का बहुत नाम सुना होगा, वो हमारे इंडिया के पहले लॉ ऑफिसर भी थे, कानून ऑफिसर भी थे। और जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, 1800 समथिंग की मैं बात कर रही हूँ, पर इंग्लिश का एक बीज आ गया था, मतलब अंग्रेज आए हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज तो आई है, वो बीज आ गया था। तो कैसे उस बीज को इस प्रकार से फैलाना है कि पूरे भारत में ही अंग्रेजी एजुकेशन आए, अंग्रेजी में ही हर बात हो, उसको लाने का श्रेय दोस्तों मैकॉले को जाता है। ठीक है। मैकॉले ने बेसिकली इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया को इंट्रोड्यूस किया था। इसने कहा था कि सिर्फ इंग्लिश नॉर्मल वे से नहीं बल्कि एजुकेशन में भी आनी चाहिए। सो दिस इज़ द की पॉइंट नंबर फर्स्ट कि इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कौन लाया है, मैकॉले लाया है। उसके बाद दोस्तों मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ मॉडर्न स्कूल का कॉन्सेप्ट, जो अगेन मैकॉले ने दिया था 1830 में। ठीक है। मॉडर्न स्कूल का कॉन्सेप्ट जो मैकॉले ने दिया है 1830 में। अब बात आती है ये मॉडर्न स्कूल क्या है। तो मॉडर्न स्कूल और कुछ नहीं है, मॉडर्निटी ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन जो है, पढ़ाई लिखाई है, उसको मॉडर्न कर देना। अगेन कैसे करना, जो ऑलरेडी चला आ रहा है, जिस लैंग्वेज में आप पढ़ा रहे हो या जो आप पढ़ा रहे हो, उसको मॉडर्नाइजेशन कर देना। लैंग्वेज को इंग्लिश ले आओ। जब कंटेंट पढ़ाने की बात है तो जो बाहर के यूरोप की कंट्री में जो भी हम पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, साइंस में, वो लेकर आओ। ठीक है। तो ये मॉडर्न स्कूल का कॉन्सेप्ट भी मैकॉले ने दिया था, 1830 में दिया था। मॉडर्न स्कूल मीन्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्कूल, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जिसमें उसने क्या कहा था बेसिकली कि लैंग्वेज भी इंग्लिश कर दो जो पढ़ानी है, और जो कंटेंट पढ़ाना है वो भी बाहर की यूरोपियन कंट्री का कर दो, क्योंकि ना मैकॉले के अकॉर्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ट थी और बाहर की यूरोपियन कंट्रियों में जो पढ़ाया जा रहा था वो बेस्ट था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ मैकॉले मिनट के बारे में। ठीक है। मैकॉले मिनट जो है ये और कुछ नहीं है, जो प्रस्ताव दिया था, जो काइंड ऑफ
एक्ट कह दो, कमीशन कह लो हमारी आज की लैंग्वेज में। तो मैकॉले ने जो प्रस्ताव दिया था, जो उसने सजेशन दिए थे, उसको हम मैकॉले मिनट कहते हैं। ये बेसिकली 2 फरवरी एंड 1835 में आया था। ठीक है, तो ये जो ऊपर नहीं हम 2 पॉइंट्स में डिस्कस किया, भारत में इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस करने वाले मैकॉले थे, मॉडर्न स्कूल का कॉन्सेप्ट लाने वाले मैकॉले थे, जिसमें हम बेसिकली बात क्या कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश वाला कंटेंट एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ें ना मैकॉले ने एक एज अ प्रस्ताव कह लीजिए, एज अ मिनट कह के ये प्रचलित हुआ था, मैकॉले मिनट करके, उसमें ये उन्होंने दिया था, जो 2 फरवरी 1835 में आया था। अब देखो इस मैकॉले मिनट में क्या क्या थी। सबसे पहला तो इंग्लिश एजुकेशन दी जाए इंडियन के नेटिव को, यानी कि जो भी भारतीय लोग हैं उनको हम अंग्रेजी पढ़ाएं। दूसरा क्या था, एंड इन टर्न सर्व ब्रिटिशर इन देयर ऑफिस, और बदले में क्या होगा, जिन भारतीयों ने अंग्रेजी पढ़ी है उनको ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के अंडर उनके ऑफिस में जॉब्स मिल जाएगी। ठीक है, और तीसरा एक और चीज़ भी था दोस्तों, ये मैकॉले मिनट यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट एक्ट था, है ना। यूपीएससी आपने आज भी सुना होगा, आईएएस ऑफिसर लगते हैं और सबसे हाईएस्ट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन जॉब मानी जाती है। तो ये जो मैकॉले मिनट आया 2 फरवरी 1835 में आया, जिसने कहा भारतीयों को इंग्लिश एजुकेशन दो, जिसके बदले में भारतीयों को ब्रिटिशर्स के अंदर उनके ऑफिस में जॉब मिलेगी, ये बेसिकली यूपीएससी की हिस्ट्री में भी एक इम्पॉर्टेंट एक एक्ट था। क्यों था, क्योंकि उस समय तक ना, मतलब अब भारत में आप एज एडमिन जॉब लग रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटर, पर वो सारा डिपार्टमेंट था अंग्रेजों के अंडर। तो अंग्रेजों ने फिर काइंड ऑफ एक ऐसा टर्न मार दिया कि अब सब कुछ अंग्रेजी में ही होगा। मतलब अगर आपको भारत में भी एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में लगना है, सो इंग्लिश इज़ मस्ट, इंग्लिश काइंड ऑफ एजुकेशन इज़ मस्ट, जो बाकी चीज़ें हैं उनको अलग ही कर दिया। तो एक नया दौर शुरू हुआ था इससे, यूपीएससी में एक नया ट्रेडिशन शुरू हुआ कि अब एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश ज़रूरी है, ये पढ़ना ज़रूरी है। तो फिर एक तरह से ना वो टर्निंग पॉइंट हो गया यूपीएससी में। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत साल पहले इफ़ यू डू रिमेंबर, यूपीएससी में एप्टीट्यूड का पेपर ऐड हुआ था, है ना, 2nd पेपर, जिसमें मैथ्स आना था, इंग्लिश आना था। तो वो कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस वजह से जो हिंदी भाषी बच्चे थे वो तो क्रैक ही नहीं कर पा रहे थे प्रीलिम्स, चाहे उनमें ऑफिसर बनने की कैपेसिटी हो, क्योंकि वो 2nd पेपर जो एप्टीट्यूड था, जिसमें इंग्लिश एंड ऑल थी, तो अगर पता हो आप में से, तो उस वजह से और उसकी मेरिट में भी नंबर जुड़ते थे। तो जो इंजीनियर और एमबीए बैकग्राउंड से थे ना, वो तो 100 से 80-90 ले लेते थे। बेचारे जो हिंदी भाषी हैं वो रह जाते थे। मैं हिमाचल से हूँ, मैं भी रह गई। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जहाँ पे चलती हिंदी है, उनको भी बड़ा झटका लगा था। चलो जस्ट पा, जैसे वो एक टर्निंग पॉइंट यूपीएससी में भी था, और अब तो आप जानते हैं वो 2nd पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग किया गया है, मेरिट में वो नंबर नहीं जुड़ते हैं। तो ठीक वैसे ही ये जो मैकॉले मिनट था, जिसने इंग्लिश को प्रेफरेंस दे दी, इंग्लिश को बेस्ट कर दिया, इंग्लिश से ही जॉब्स मिलेगी, इस प्रकार का सिस्टम बना दिया। तो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स के लिए भी ये एक टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, तो यू कैन सी हियर इन दिस होल स्लाइड, मैकॉले को लेकर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव शेयर किए जो है इंग्लिश से संबंधित। आगे दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ बहुत ही खास टर्म्स हैं, कुछ नॉट टर्म्स, कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ पर्सपेक्टिव हैं जो मैकॉले ने दिए थे। ऐसे सेंटेंसेस हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, पेपर में डायरेक्ट आ जाते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने दी है। तो आइए लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ लॉर्ड मैकॉले ने क्या कहा है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, आई एम जस्ट रीडिंग इट। A single shelf of good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. तो वो कह रहा था कि अगर आप एक सिंगल शेल्फ भी उठा के देख लोगे यूरोप की लाइब्रेरी की, तो उसमें टोटल बहुत ज़्यादा बेस्ट लिटरेचर है। अगर आप पूरा इंडिया या अरेबिया भी जोड़ दो, यानी कि उसके अकॉर्डिंग इंडिया एंड अरेबिया था थल्ले थल्ले, एंड यूरोपियन लिटरेचर, यूरोपियन लाइब्रेरी थी बल्ले बल्ले। तभी तो वो कह रहा था यूरोप की लाइब्रेरी की एक सिंगल सेल्फ में भी जो किताबें कितनी आ जाएंगी, 10, 15, 20, 25, वो बहुत बेस्ट हैं। अगर आप टोटल इंडिया और अरब की कंट्री का सारा लिटरेचर भी जोड़ दो उसके आगे, तो यू कैन जस्ट सी। तो एक प्रकार से भारतीयता को मैकॉले ने यहाँ पे उसकी बेइज्जती की है कि भारत का लिटरेचर कुछ नहीं है, अरब का लिटरेचर कुछ नहीं है, यूरोपियन की बेस्ट है। तो ये स्टेटमेंट है मैकॉले की, मीनिंग आपको समझ आ गया।
आई होप समझ आ गया। थोड़ा दुख हो रहा है यार, मैकॉले तू ऐसा कैसे कह सकता है? तुझे पता है हमारे लिटरेचर के बारे में? डू यू नो अबाउट तुलसीदास, कबीर, रामायण, महाभारत? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी कि मैकॉले चाहता क्या था। मैकॉले ने जब कहा इंग्लिश एजुकेशन आए, इंग्लिश जो बाहर की यूरोपियन कंट्रियों में पढ़ाते हैं वो पढ़ाया जाए, तो उसके माध्यम से वो चाहता क्या था? देखिए, ही वॉन्ट्स टू क्रिएट अ क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट। तो मैकॉले क्या चाहता था ये पूरी अंग्रेजी करके एंड ऑल? वो चाहता था ऐसे लोग की क्लास बने, ऐसे लोग आए जो ब्लड में तो इंडियन है, अगर यानी कि आप उनका खून देखोगे तब तो भारतीय हैं, कलर में भी वो इंडियन है क्योंकि वो तो जेनेटिक है, वो चेंज नहीं हो सकता, पर अगर मैं उनकी ओपिनियन, उनके मॉरल्स और उनके इंटेलेक्ट की बात करूँ वो इंग्लिश हो जाए। यानी कि भारतीयों को इस प्रकार से उनको मतलब क्या सकते कल्चराइज करो कि चाहे उनका कलर भारतीय रहने वाला है, उनकी नसों में खून भी भारतीय का रहने वाला है, पर अगर मैं उनकी ओपिनियन यानी कि सोच की बात करूं, उनकी मॉरल वैल्यू की बात करूं या इंटेलेक्ट उनके दिमाग लेवल पे जो है नॉलेज की बात करूं, वो सारा अंग्रेजी हो जाए, यानी कि अंग्रेजों की तरह सोचना, उठना, बैठना वो हो जाए। ये मैकॉले चाहता था, ठीक है। इसीलिए वो तुला हुआ था अंग्रेजी पढ़ाओ और यूरोप की कंट्री में जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़ाओ, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ एज अ कॉन्सेप्ट, डेट इज़ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये मैकॉले ने दी थी, जैसे मॉडर्न स्कूल का कॉन्सेप्ट मैकॉले ने दिया है वैसे ही ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी मैकॉले ने दी थी। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको समझाती हूँ क्या है। डाउनवर्ड होता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसका क्या था, पहले कुछ ग्रुप ऑफ लोगों को पढ़ाओ अंग्रेजी में, फिर उनको जॉब दे दो, ठीक है। जब नीचे वाले लोग देखेंगे कि यार इन लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा, इनको जॉब मिल गई, तो वो जो नीचे के लोग हैं वो भी फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे और उनको जॉब मिल जाएगी। फिर उससे और लोग इंस्पायर होंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, जॉब मिलेगी, और होंगे और होंगे और होंगे। और इसी प्रकार से चाहे आपने शुरू में सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को अंग्रेजी पढ़ा के जॉब दी है, पर डाउनवर्ड उनसे इंस्पायर होके धीरे 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 सारा भारत अंग्रेजी पढ़ेगा। और वही दोस्तों आज हो रहा है ना। आजकल हम भारतीय हैं, हाउ मच प्राउड वी फील अगर हमारा बच्चा अंग्रेजी में बात करता है, ठीक है। हिंदी में बात करना हम इतना, सच कहूँ, अच्छा नहीं समझते। हम चाहते हैं अंग्रेजी आए, और शायद वो सच भी है, वो इसलिए ताकि वो सर्वाइव कर पाए। स्कूल में इंग्लिश भाषी को हम बेस्ट मानते हैं, और ऑब्वियसली बेटा जॉब्स में भी हेल्प होती है अगर आपको इंग्लिश आती है। पर मेरा दिल ये कहता है कि इट डजेंट मैटर कौन सी लैंग्वेज आए कौन सी नहीं आए, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसके जो स्किल्स हैं वो आपके अंदर सारे होने चाहिए। अब इस मोमेंट पे मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर हिंदी में पढ़ा रही हूँ, तब भी भारत की बहुत बड़ी जनता है जो मुझसे पढ़ती है। तो फिर देख लो, मैं तो बेस्ट एग्जाम्पल हूँ कि एट द एंड इंग्लिश इज़ नॉट नेसेसिटी, योर स्किल्स मैटर, और जिसमें आप वाकई जाना चाहते हैं वो कैपेसिटी आपके अंदर मैटर करे। तो ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी मैकॉले ने दी थी, जो नीचे को बढ़ रही थी। थोड़े से लोगों को पढ़ाओ, जॉब दो, उससे और इंस्पायर हो गए, उससे और, है ना। ऐसे पेड़ ऊपर को बढ़ता है ना, उसकी शाखाएं, पेड़ की जड़ें देखना नीचे को, वो भी पेड़ की जड़ें मिट्टी में देखो, वो भी वृक्ष ही होते हैं, बहुत फैलती जाती हैं। तो दिस इज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। मैं पढ़ के भी बता देती हूँ, विच मीन्स firstly provide education to small portion of people and then conveyed masses under influence effect। यानी कि पहले से छोटे से लोगों को पढ़ाओ, फिर उसी से प्रभावित करके औरों मासेस तक पहुंचाओ। तो ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी इन्होंने दी थी। देखो भाई, यूरोपियन लाइब्रेरी ज़्यादा बेस्ट है, एक शेल्फ भी उसकी। कैसे लोग वो क्रिएट करना चाहता था, पता लग गया, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। एक एक पॉइंट, एक एक MCQ है दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इंग्लिश की ही टाइप्स शेयर करना चाहती हूँ। एक टाइप हमारे सामने है बाबू इंग्लिश, और एक हमारे सामने है बटलर इंग्लिश। यहाँ पे बाबू इंग्लिश बोलती हुआ ना, बाबू से मुझे मेरे दादाजी की याद आ रही थी। मेरे कज़न दादाजी हैं, हम उनको बाबूजी कहते थे बचपन से ही, एंड इसलिए कहते थे क्योंकि वो एक ऑफिसर रैंक में थे, तो बाकी सब भी उनको बाबूजी कहते थे। बचपन से हम सुनते थे, हमने भी उनको बाबूजी कहना शुरू कर दिया।
वो एक क्लरिकल, वो क्लर्क की जॉब पे थे, होते होते रिटायर, काफ़ी बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए थे। तो बाबू इंग्लिश इज़ बेसिकली दोस्तों इंग्लिश जो बंगाल के क्लरिकल लोग बोलते थे। ये एग्जाम्पल देने के पीछे मेरे दादाजी को हम बाबू जो बोलते थे, वो क्लरिकल जॉब में थे, वहीं से वो आगे बढ़े। तो बाबू इंग्लिश वो इंग्लिश है जो बंगाल के क्लरिकल क्लास बोलती थी। यानी कि बंगाल भारत में है, राइट, वेस्ट बंगाल, वहाँ पे जो भी लोग जॉब में लगे हुए थे क्लरिकल की जॉब पे, वो जो इंग्लिश बोलते थे उससे हम कहते थे बाबू, है ना। और बाबूजी, बाबू आपको पता होगा ये बेसिकली बंगाली वर्ड है जिसका मतलब होता है जेंटलमैन, ठीक है। जेंटलमैन, सिविलाइज्ड मैन, सभ्य मैन, जिसको प्रॉपर पता है कैसे उठना है, कैसे बैठना है, ठीक है। तो बाबू इंग्लिश बेसिकली बंगाल में जो क्लरिकल जॉब वाले लोग थे वो बोलते थे, पढ़े लिखे थे, सब कुछ था, उनके पास जॉब थी, वो बोलते थे बाबू इंग्लिश, और उनको हम बाबू कहते थे। बाबू का मतलब होता है जेंटलमैन, मतलब सिविलाइज, अच्छा प्रॉपर। आपने हमेशा क्लर्क को देखा होगा, हमेशा टिश विश रहता है, जूते, पॉलिश टी शर्ट, फॉर्मल, है ना, जेंटलमैन टाइप। क्लियर हो गया। तो ये बोली जाती थी, ब से बाबू इंग्लिश, ब से बंगाल की क्लरिकल लोग बोलते थे, बाबू मीन्स जेंटलमैन, और वो जो इंग्लिश बोलते थे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे सामने है बटलर इंग्लिश, ठीक है। बटलर सुने आपने, बटलर होते हैं जैसे जो ये काम करते हैं लोग, जैसे ऐसे बता देते बेटा, जैसे आप खाना खाने गए हैं, वहाँ पे जो खाना सर्व कर रहे हैं या समथिंग, जैसे हेल्पर जो हमारे होते हैं। सो बटलर जो इंग्लिश थी ये मद्रास के लोग बोलते थे, और इसको हम बियरर या किचन इंग्लिश भी बोलते हैं, ओके। बाबू कहाँ की है, बंगाल की, क्लरिकल लोग बोलते थे। बटलर कहाँ की है, मद्रास की, ठीक है। इसे बटलर यानी कि जो नॉर्मल काम करने वाले लोग थे, लेबरर क्लास, वो बोलती थी। इसको हम बियरर या किचन इंग्लिश भी बोलते हैं, ठीक है। और ये इंग्लिश सही नहीं होती थी, ये बेसिकली इनकरेक्ट होती थी। जैसे मान लो मुझे बोलना है आई हैव स्लेप्ट, कि मैं सो चुका हूँ, दिस इज द राइट सेंटेंस टू से मैं सो चुका हूँ, आई हैव स्लेप्ट। पर जो बटलर इंग्लिश होगी वो बोलना तो यही है, पर थोड़ा सा गलत बोला जाएंगे, आई डन स्लीप, मैं सो चुका हूँ, ठीक है। तो ये जो पहला सेंटेंस है आई डन स्लीप, मैं सो चुका हूँ, ये रॉन्ग सेंटेंस है इंग्लिश में, जबकि आई हैव स्लेप्ट, मैं सो चुका हूँ, ये सही सेंटेंस है। तो बोलते घूम फिर के वो वही थे, पर थोड़ी सी गलत होती थी ये, ठीक है। सो बटलर इंग्लिश मद्रास में बोली जाती थी, इसे हम बियरर या किचन इंग्लिश भी बोलते हैं। बेसिकली जो लेबरर क्लास थी वो इसे बोलती थी, और ये थोड़ी गलत होती थी, ठीक है। पर भाई मैं क्यों गलत बोलूँ, मेरे लिए तो बेटा भाषा वो है, मैंने जो आपको समझाना है आपको समझ आ जाए तो वो सही है। तो मेरे लिए तो जब आई डन स्लीप कहा गया या आई हैव स्लेप्ट कहा गया, मुझे तो समझ आ गया, ठीक है। तो क्लियर हुआ, बाबू इंग्लिश बंगाल के क्लरिकल लोग बोलते हैं, बटलर इंग्लिश मद्रास के लेबरर लोग बोलते हैं। बाबू इंग्लिश मतलब ये बहुत अच्छी स्पेसिफाइड करेक्ट होती थी, बटलर इंग्लिश जिसे हम बियरर या किचन इंग्लिश कहते हैं ये इनकरेक्ट होती थी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ खास बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन है हमारे भारत के, जिनका नाम है ब्रज कचरू, ठीक है। ब्रज कचरू इनका नाम है। तो ब्रज कचरू ने हमें हाइब्रिडाइज्ड लेक्सिकल आइटम का बारे में बताया था। हाइब्रिडाइज्ड लेक्सिकल आइटम, अब ये क्या है देखो, तो आपने चीज़ देखी होगी, हमेशा हम अंग्रेजों को कहते हैं अंग्रेज आए जी कुछ चले गए अपनी पूंछ छोड़ गए, मतलब कुछ चले गए, और अभी तक हम अंग्रेजी बोलते हैं समथिंग। पर मुझे लगता है ये पूंछ अच्छी है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे भारतीयों को भारत से बाहर जॉब मिलती है, और बहुत सारे बाहर की कंपनी इंडिया में अपने आउटलेट खोलती है, बेंगलोर वगैरह में, जहाँ पे भारतीयों को जॉब मिलती है। तो दिस इज समथिंग वेरी गुड थिंग। इंडियन सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं पूरे विश्व में जनसंख्या के, मगर मैं देखूँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भारत में हैं, और इंग्लिश भाषी भी सबसे ज़्यादा भारत में हैं। और इंग्लिश ना ग्लोबलाइज लैंग्वेज है, हर जगह चलती है, तो भारतीयों को जॉब मिलनी बड़ी आसान है, ठीक है। सो ब्रज कचरू ने दिया हाइब्रिडाइज्ड लेक्सिकल आइटम। हाइब्रिडाइज्ड होता है जो मिक्सचर होता है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने मोमो देखे, जो चाइनीज़ मोमोज होते हैं हम खाते हैं, है ना। कभी आपने पंजाबी मोमोज देखे हैं? मैं पंजाब में आ गई हूँ तो मुझे पता है। देखो जो प्रॉपर मोमो है, जो ऑथेंटिक मोमो है, वो दैट इज़ द स्टीम्ड फूड, वो स्टीम भोजन है।
आप पंजाब में आओ, यहाँ पे हर चीज़ को ना फ्राई कर दिया जाता है, तो यहाँ पर वही मोमो हमें फ्राइड मिलते हैं और अब तो ये चीज़ हर जगह पॉपुलर हो गई है। तो दैट इज़ हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइज्ड में दो चीज़ों का मिक्सचर आता है। स्टीम मोमो अगर चाइना से आए, उनको फ्राई करके खाएं, ये इंडिया से आया और बन क्या गया हमारे पास, फ्राइड मोमो। फ्राइड मोमो में जो फ्राई करना है वो इंडियन है, जो मोमो है वो चाइनीज़ है। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे फूड में ऐसा मिक्सचर हो जाता है ना दोस्तों, कपड़ों में भी ऐसा मिक्सचर होता है, कपड़ों में भी आप ऐसा कर सकते हो, ठीक वैसे ही हमारी लैंग्वेज में भी मिक्सचर हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर से इधर आ गई हैं, अंग्रेजी से इधर आ गई हैं, हमारे नॉर्मल है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ की बाहर चली गई तो मिक्स हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इंग्लिश भाषा में साड़ी को साड़ी ही कहा जाता है, जलेबी को जलेबी ही कहा जाता है, मतलब साड़ी वहाँ पे जाके चेंज नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो चलो ऐसा अच्छी एग्जांपल आ गए। या एक आपको एग्जांपल देती हूँ, चटनीफिकेशन सुना है आपने? इसमें मुझे एक और एग्जांपल याद आ रहा है, पहले मुझे ये देने दो। एक बार नहीं, मतलब आई वॉज इन चंडीगढ़, आई वॉज स्टडिंग देयर। तो मैं हिंदी भाषी बच्चा थी, वो आपको पता ही है, मैं वैसी हूँ। तो ना वहाँ की ना लड़कियाँ बड़ी अच्छे से इंग्लिश बोलते थे, तो मेरे को ना बड़ा कॉम्प्लेक्स सा फील होता था। मैं सच कहूँगी, मैं दिल की बात आपसे शेयर करती हूँ। तो एक दिन मैंने देखा कुछ लड़कियाँ नीचे खड़ी थी एंड दे वर सेइंग, आर यू कमिंग नीचे, अदरवाइज आई एम कमिंग ऊपर। आर यू कमिंग नीचे, अदरवाइज आई एम कमिंग ऊपर। दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल इज हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। और मैंने एंड में रियलाइज किया, इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश एंड ऑल, इट्स अबाउट द कॉन्फिडेंस। और लिटरली मैं लड़कियों की फ़ैन हो गई और मैंने वहाँ से सीखा कि एट द एंड वाकई भाषा वो है जो आप समझाना चाहते हैं वो समझ जाएं, जो विचारों का आदान प्रदान करना है वो हो जाए। सो हाइब्रिडाइज्ड वही है दोस्तों, जहाँ पे आपकी हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाती है, ये वर्ड में भी मिक्स हो जाती है। चटनीफिकेशन, सलमान रश्दी ने ये वर्ड दिया है, चटनी बनाना। चटनी देखो हिंदी शब्द है, फिकेशन इंग्लिश है, दोनों को मिला दो चटनीफिकेशन, ये हाइब्रिडाइज्ड इंग्लिश हिंदी वर्ड बन गया। सेम हम सेंटेंस में भी, आर यू कमिंग नीचे, अदरवाइज आई एम कमिंग ऊपर, इसमें हम सेंटेंस में हाइब्रिडाइजेशन है, कुछ शब्द इंग्लिश के हैं कुछ हिंदी में है, ठीक है। सो हाइब्रिडाइज्ड इज बेसिकली मिक्सचर, इट इज़ मिक्सचर, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम भारत में बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो जनरली आपके हिंदी और इंग्लिश के शब्द आपस में मिक्स हुए हैं। आप एक अकेला वर्ड एग्जांपल ले लो चटनीफिकेशन का, चटनी हिंदी है, फिकेशन इंग्लिश है, हाइब्रिडाइज्ड वर्ड हो गया। आप एग्जांपल ले लो, आर यू कमिंग नीचे, आई एम कमिंग ऊपर, इसमें नीचे ऊपर हिंदी वर्ड है, बाकी इंग्लिश है। तो वर्ड लेवल पे भी, शब्द लेवल पे भी आपको मिक्सचर यानी कि हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल सकती है, और सेंटेंस लेवल पे भी आपको मिक्सिंग यानी कि हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल सकती है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ब्रज कचरू ने हमें हाइब्रिडाइज लेक्सिकल वर्ड के बारे में बताया, लैंग्वेज के बारे में बताया। ये क्या होता है, बेसिकली दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेज का आपस में मिलके कुछ नई लैंग्वेज क्रिएट कर देना। और अगर मैं भारत में और अंग्रेजी की बात करूँ तो ज़्यादातर ये वर्ड हिंदी और इंग्लिश की वजह से बने हैं। आई होप आप भूलेंगे नहीं। आर यू कमिंग नीचे, आई एम कमिंग ऊपर, चटनी बना दूंगी, चटनीफिकेशन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उसी को लेकर है, यहाँ पे हाइब्रिडिटी की हम बात करें तो बेसिकली ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर ही हमारा मिक्स होता है, ठीक है। तो अगर मैं हाइब्रिडाइज लेक्सिकल की बात कर रही हूँ तो मैं भाषा की बात कर रही हूँ। वैसे ही आपके पास हाइब्रिडाइज्ड कल्चर भी हो सकता है। इसको लेकर दोस्तों इंडिया के ही एक बहुत पॉपुलर क्रिटिक है होमी के भाभा, उन्होंने अपना एक बोल सकते हैं कि इनपुट दी थी। उन्होंने एक पर्सपेक्टिव दिया था ट्रांस कल्चरल फॉर्म। ट्रांस कल्चरल फॉर्म इज मिक्सचर, जैसे कल्चर भी मिक्स होता है। मैं एग्जाम्पल आ गया, फूड में मोमो ले लो, कपड़ों में आपने इंडो वेस्टर्न कपड़े देखे होंगे, ठीक है। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, ये जो मिक्सिंग है, ये किसी में भी हो सकती है। अगर आपके खान पान या रहन सहन कपड़ों में हो गई तो वो कल्चरल हो गई, है ना। अगर स्पेसिफाइड आपने लैंग्वेज को लेकर बताना है कि मिक्सिंग हुई है, वो लेक्सिकल हो गई, ठीक है। तो स्पेसिफिकली हाइब्रिडाइज्ड लेक्सिकल यानी कि लैंग्वेज को लेकर ब्रज कचरू ने बात की थी, और हाइब्रिडाइज्ड कल्चर को लेकर होमी के भाभा ने बात की थी, ठीक है जी। तो कल्चर में फिर जैसे मोमो आ गया,
चाइनीज़ मोमो है, इंडिया में आके फ्राइड हो जाते हैं। फ्राइड इज़ इंडियन कॉन्सेप्ट, मोमो इज़ चाइनीज़ कॉन्सेप्ट, इंडो चाइनीज़। डन, क्लियर हो गया। और जैसे पिज़्ज़ा इटली का कॉन्सेप्ट है, आजकल रोटी पिज़्ज़ा भी चला है जिसमें रोटी पे हम सारा लगा देते हैं, सो दैट इज़ हाइब्रिडाइज्ड। पिज़्ज़ा इज़ इटली कॉन्सेप्ट, रोटी इज़ इंडियन कॉन्सेप्ट, रोटी पिज़्ज़ा, ठीक है। फ्राइड मोमो इंडो चाइनीज़, रोटी पिज़्ज़ा इंडो इटालियन। आप कपड़े भी आपने देखे होंगे, जैसे जो स्कर्ट्स होती हैं बेसिकली बाहर फैशन में चलती हैं, पर अगर आप स्कर्ट के साथ लॉन्ग टॉप पहन लो वो इंडो वेस्टर्न हो गया। गेटिंग माई पॉइंट। तो कल्चर में भी मिक्सिंग होती है। ये स्लाइड बेसिकली दो चीज़ों को लेकर थी, मिक्सिंग को लेकर। अगर कल्चर में कोई चीज़ मिक्स हो रही है, खान पान रहन सहन या समथिंग, उस पर काम किया होमी के भाभा ने, कॉन्सेप्ट दिया ट्रांस कल्चरल फॉर्म के। ट्रांस यानी कि ट्रांस, बीच की स्टेज, कल्चर खान पान ले लो, रहन सहन कुछ भी ले लो। और जो ब्रज कचरू है उसने स्पेसिफिकली लैंग्वेज को लेके ही फोकस किया, हाइब्रिडाइज्ड लेक्सिकल आइटम। कैसा लगा दोस्तों? इसके साथ हमारे सारे की पॉइंट्स कवर हो गए हैं, ठीक है जी। और आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी राजा राम मोहन राय और उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में। पर जल्दी से पहले एक बार सुन लो, क्या आप ऐसे ही अच्छे से इंग्लिश एनटीए का पेपर करना चाहते हैं, मस्ती मज़े में, जहाँ पे कंप्लीट स्टडी मटेरियल, कंप्लीट लेक्चर्स मिले मज़ेदार तरीके से? तो आज ही दोस्तों हमें कांटेक्ट करिए। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। हमारी टीम आपको ज़रूर हेल्प करेगी, बहुत ही डिस्काउंटेड रेट्स के साथ और पूरे ऑफ के साथ आपको कोर्स मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों बहुत प्यारा परिवार है हमारा, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी पॉकेट पढ़ाई को फॉलो करिए, जो है इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप। इसी नोट पे लेती हूँ अलविदा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। टेक केयर, बाय।